आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ फ्रेंड्स में। चलिए आज हम नेशनल और इंटरनेशनल विशेषांक जिसको हम लोग स्पेशल करंट बोलते हैं उसमें आज हम टॉपिक देखेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI जिसको बोला जाता है। अच्छा, इस टॉपिक के बारे में ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी हाल ही में है ना हमारे भारत के नए न्यायाधीश बनने वाले हैं। ठीक, वर्तमान में भी NV रमन्ना है, उनका कार्यकाल इसी मंथ समाप्त हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें आगे। जस्टिस उदय यू ललित भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। ठीक है, जस्टिस उदय यू ललित भारत के 49वें न्यायाधीश बनने जा रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना जो वर्तमान में है ना, इनका कार्यकाल 4 अगस्त 2000 ये क्या इन्होंने क्या किया, 4 अगस्त को अपने उत्तराधिकारी मतलब नए न्यायाधीश के बारे में घोषणा की है, नाम की सिफारिश की। इसका देखते हैं कि जो NV रमन्ना है उनका कार्यकाल कब खत्म हो रहा है। 27 अगस्त को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, मतलब 27 अगस्त से किनका कार्यकाल हो जाएगा, आपके यू ललित जी का। आगे देखते हैं, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल केवल 3 माह से कम रहेगा, मतलब 3 माह भी कंप्लीट नहीं रहेगा। नवंबर में शायद इनकी रिटायरमेंट होगी। न्यायमूर्ति MS सीकरी के बाद है ना, MS सीकरी के बाद मुख्य न्यायाधीश के पद पर है ना बार से पदोन्नत होने वाले एकमात्र दूसरे न्यायाधीश। अब इस लाइन का मतलब समझते हैं। जो हमारे इससे पहले क्या थे, न्यायमूर्ति सीकरी जी थे, उनके पश्चात अभी कौन बनने वाले हैं, ललित जी। तो सीकरी जी और ललित जी दोनों कहाँ से पदोन्नत हुए थे, बार से। बार इन द सेंस क्या होता है, काउंसिल होता है किसका, वकीलों का या अधिवक्ताओं का, है ना। तो अधिवक्ताओं से प्रमोट होकर वो क्या बने, भारत के न्यायाधीश बने, मतलब अन्य न्यायाधीश जिसको हम लोग बोलते हैं, उस न्यायाधीश से प्रमोट होकर क्या बने, मुख्य न्यायाधीश बने। तो मुख्य न्यायाधीश बनने वाले कौन से, दूसरे न्यायाधीश होंगे। आगे है, न्यायमूर्ति यू ललित को अगस्त 2014 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। मतलब 2014 से वो भारत के न्यायालय में, मतलब हमारे उच्चतम न्यायालय में है ना, अन्य न्यायाधीश की भूमिका या न्यायाधीश की भूमिका निभा रहे थे। आगे है, इनके बारे में जानते हैं कौन है, जस्टिस यू ललित जी। उदय उमेश ललित भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक वरिष्ठ न्यायाधीश है। इनका पूरा नाम क्या है, उदय उमेश ललित। इसका अब कुछ दिन बाद इनके नाम के सामने क्या रहेगा, न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश है। आगे देखते हैं, न्यायाधीश के रूप में अपनी पदोन्नति से पहले, न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति से पहले सर्वोच्च न्यायालय के एक वरिष्ठ वकील भी रहे हैं। मतलब पहले क्या थे, ये वकील थे। हमने पढ़ा सामने, बार से पदोन्नत हुए हैं। सीकरी के पश्चात ये दूसरे जज हैं, मतलब MS सीकरी के पश्चात। नेक्स्ट देखते हैं, न्यायमूर्ति ललित देश के शीर्ष अदालत में सीधे पदोन्नत होने वाले 6वें वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। मतलब देखिए, और 6 मतलब देखा जाएगा तो टोटल 6 अधिवक्ता क्या बने, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने। ठीक है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश कौन बने, पहले सीकरी जी बने, दूसरे कौन बन रहे हैं, अभी ललित जी बन रहे हैं। 8 नवंबर 2022 को इनका सेवानिवृत्त होने वाला है, या सेवानिवृत्त भी हो जाएंगे। आगे देखते हैं, वह 49वें CJI के रूप में 74 दिन के लिए भारत का मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगे। जस्टिस यू ललित जी जून 1983 में बार में शामिल हुए थे। मतलब वकील या सर्वोच्च न्यायालय का वकालत इन्होंने कब प्रारंभ किया था, 1983 में प्रारंभ किया गया था। और 86 में इनको सर्वोच्च न्यायालय, मतलब 86 में क्या किया, सर्वोच्च न्यायालय में अभ्यास करना शुरू कर दिया। 86 से 92 तक हमारे अटॉर्नी जनरल के साथ भी इन्होंने काम किया है। उसके बाद 2004 से इन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में सर्वोच्च न्यायालय में मतलब क्या मिला था, पद मिला था, मान के चलिए। 2004 से ये सर्वोच्च न्यायालय में क्या थे, न्यायालय में अधिवक्ता थे, वरिष्ठ अधिवक्ता थे। चलिए अब देखते हैं, जो न्यायालय है, ये न्यायाधीश है ना, ये संविधान में कैसा महत्व रखता है, संविधान के कहाँ कहाँ इनका उल्लेख है। ठीक है, संविधान में उच्चतम न्यायालय जो अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक पूरा जिसका वर्णन दिया गया है। ठीक से 124 से 147 एक एक करके अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 124,
ठीक है। अनुच्छेद 124 भारत मतलब उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन। अनुच्छेद 124 बोलते हैं भारत के एक उच्चतम न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होंगे, संसद द्वारा निर्धारित संख्या की में अन्य न्यायाधीश होंगे। देखिए 124 है, 124 1 2 3 4 5 6 7 तक है। इसको एक एक करके देखते हैं। देखिए अनुच्छेद 124 एक क्या बोलता है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट होगा मतलब इसमें क्या होगा, न्यायाधीश होंगे। तो इसमें क्या होगा कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश संसद द्वारा निर्धारित संख्या में होंगे। मतलब एक मुख्य न्यायाधीश रह गए तो कंफर्म है, और अन्य न्यायाधीश की संख्या क्या रहेगी, जो संसद तय करेगा। ठीक है। दूसरा बोलता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो दूसरा बोलता है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श करके, है ना, परामर्श करके क्या कर सकता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति यहाँ कर सकता है। परंतु न्यायमूर्ति के अलावा किसी न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से अवश्य होगी। मतलब देखिए जितने भी न्यायाधीश है ना, उनकी नियुक्ति कैसे करेंगे, मुख्य न्यायमूर्ति मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो सलाह देंगे तभी आने वाला व्यक्ति क्या बनेगा, मुख्य न्यायाधीश बनेगा। देखिए जैसे कि अभी एन.वी. रमन्ना जी ने सिफारिश की किसके बारे में, यू ललित के बारे में, तब वो क्या बन रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश बन रहे हैं। सेम यही कंडीशन है। उसके बाद इनकी योग्यता देखते हैं। योग्यता है, फिर पद मुक्ति है, फिर पद मुक्ति का आधार है, फिर शपथ है। शपथ के बाद क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जज भारतीय राज्य क्षेत्र में किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन नहीं करेगा। चलिए हम इसको पूरा डिटेल से देखते हैं। ठीक है। मुख्य न्यायाधीश होता क्या है, जो भारत का मुख्य न्यायाधीश को देखिए इसकी पात्रता या योग्यता देते हैं, देखते हैं। भारत का नागरिक होगा, किसी एक या एक से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष न्यायाधीश रहा हो, 5 वर्ष न्यायाधीश रहा हो। और क्या होगा, 10 वर्ष अधिवक्ता रहा हो, या राष्ट्रपति की नज़र में विधि का ज्ञाता हो या विधिवेत्ता रहा हो। ठीक है, राष्ट्रपति के राय में। ठीक है, मतलब क्योंकि इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इनका वेतन कितना होता है, 2,80,000। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा होता है। पद मुक्ति त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं, या क्या होगी, महाभियोग जैसी प्रक्रिया होगी। ठीक है। इसके पश्चात थोड़ा सा देखते हैं हम लोग पीछे जाके। देखिए न्यायाधीशों की योग्यता हमने देखा अभी जस्ट ही, है ना। उसके बाद पद मुक्ति भी देख लिया, पद मुक्ति, शपथ भी देख लिया। शपथ कौन दिलाएगा, शपथ इनको राष्ट्रपति दिलाते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा नामित कोई व्यक्ति के साथ शपथ लेगा। ठीक है। जो 7वां लिखा है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जज भारतीय राज्य क्षेत्र व किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन नहीं करेगा। मतलब ये है कि जो एक बार मुख्य जज बन गया या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गया, वो किसी भी अन्य वकालत में, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, किसी भी न्यायालय में अभिवचन मतलब वकालत नहीं करेगा। ठीक, यही बोला गया है। चलिए आगे देखते हैं। ये हमने देख लिया पात्रता पूरा, भारत का नागरिक होना चाहिए, महाभियोग जैसी प्रक्रिया हो गई। देखिए उसके बाद ये चीज़ है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग 124 का, 124 ख, 124 ग। ठीक है। 124 ख को पहले देखते हैं। ये राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के कार्य क्या होते हैं, न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें अन्य न्यायाधीश रहते हैं, है ना। तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, ये राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के सिफारिश से या इनके अनुमोदन से क्या होगा, उनका प्रमोशन होगा। कहाँ पे, उच्चतम न्यायालय में। इसमें कौन कौन शामिल होते हैं, सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, 2 अन्य न्यायाधीश रहेंगे, भारत का विधि मंत्री रहेगा। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा नामित 2 व्यक्ति रहेंगे, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष रहेंगे। ठीक है, ये न्यायिक नियुक्ति आयोग होता है। अब इसके लिए कानून कौन बनाता है, संसद बना सकता है। बस वही बोला गया है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के लिए कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगा। आगे देखते हैं। न्यायाधीशों के वेतन अभी हमने देखा 2,80,000 किसका है, मुख्य न्यायाधीश का है। तो अन्य के कितना रहेगा, 2,50,000। नेक्स्ट है 126, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। मतलब मुख्य न्यायमूर्ति के पद रिक्त होने पर, अनुपस्थित होने पर या असमर्थता पर राष्ट्रपति किसी अन्य न्यायाधीश को मुख्य कार्यकारी न्यायमूर्ति के रूप में नियुक्त करेगा। मतलब उनके बदले कोई रहेंगे, ये क्या रहेगा, थोड़े से समय के लिए, अल्प समय के लिए, है ना। कार्यकारी मतलब
उसके बाद तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये आपको थोड़ा सा समझना चाहिए। अनुच्छेद 127 कि यदि किसी समय उच्चतम न्यायालय के सत्र को, है ना, आयोजित करने या चालू करने के लिए गण पूर्ति पूरा ना हो। देखिए, हम लोग गण पूर्ति के बारे में पढ़े हैं विधानसभा में भी, लोकसभा में भी, पंचायत में भी, ग्राम सभा में भी। तो जैसे कि वकालत में या उच्चतम न्यायालय में, है ना, कोरम पूर्ण नहीं होता, तो भारत के राष्ट्रपति की सहमति से, है ना, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति को, है ना, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति को या अन्य जजों को कहाँ लाया जाता है? उच्चतम न्यायालय लाया जाता है। किस लिए? गण पूर्ति के लिए। ठीक है, मतलब क्या बोला जाए, कोरम पूरा करने के लिए हम लोग उच्च न्यायालय से जज लाएंगे। कहाँ? उच्चतम न्यायालय में। ये क्या कहलाता है? तदर्थ न्यायाधीश कहलाता है। लेकिन ये कब तक कार्य करेगा? जब तक वो जैसे कि जिस कार्य के लिए लाएंगे, जिस प्रयोजन के लाएंगे, या जिस हम लोग क्या बोल सकते हैं, जैसे कि 3 तलाक अधिनियम हो गया, मतलब 3 तलाक लाया गया था, कृषि बिल लाया गया, इसमें जजमेंट था, इसके एक पीठ बैठती है ना, तो इसके जब तक रिपोर्ट सबमिट नहीं होता तब तक क्या करेंगे, वो यहाँ उपस्थित रहेंगे तदर्थ न्यायाधीश के रूप में। क्या बोलता है कि उच्चतम न्यायालय के बैठकों में, है ना, सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी उपस्थित रहेंगे। ठीक, इसका मतलब ये कि मुख्य न्यायालय, भारत के मुख्य न्यायाधीश चाहेगा ना, तो राष्ट्रपति की सहमति से, है ना, जो रिटायर हो चुके हैं उन जज को भी क्या कर सकता है? सलाह मशवरे के लिए अपने अदालत में बिठा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं 129, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। इसका मतलब ये है कि उच्चतम न्यायालय जो भी क्या देगा, जजमेंट देगा, रिपोर्ट देगा, या जो भी रिट जारी करेगा ना, उसको अन्य न्यायालयों में या अधीनस्थ न्यायालयों में क्या किया जाएगा? माना जाएगा। अभिलेख मतलब रिकॉर्ड माना जाएगा, या सबूत माना, या साक्ष्य माना जा सकता है। ठीक है, ये खुद अपने ही न्याय को या रिपोर्ट को अभिलेख मान सकता है। मतलब जैसे कि किसी केस में 1944 में क्या दिया गया है, जो निर्णय दिया गया, उसको हम लोग 2022 में भी लागू कर सकते हैं अगर सेम कंडीशन हो तो। परंतु उस समय 1944 में कुछ जैसे जुर्माना में फेरबदल करेंगे, वैसे ही 2022 के जुर्माने में फेरबदल करेंगे। बाकी जो निर्णय है उसको हम लोग एज इट इज मान सकते हैं। ये क्या कहलाता है? अभिलेख कहलाता है। फिर 30 बोलता है उच्चतम न्यायालय का स्थान दिल्ली होगा। ठीक है, या राष्ट्रपति के अनुमोदन से मुख्य न्यायाधीश चाहे तो स्थान को बदल सकता है। अभी तो दिल्ली है ही। अब नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। आरंभिक अधिकारिता मतलब जिसमें बिना अपील के वो हाथ लगा सकता है ना। कुछ ऐसे मामले जिसमें अपील करने की जरूरत नहीं है, अपील करने के बाद तो हर मामले में हाथ लगाएंगे वो। ठीक, चलिए तो प्रारंभिक अधिकारिता में क्या आता है? सबसे पहले भारत सरकार या केंद्र सरकार का राज्यों से विवाद, एक राज्य का दूसरे राज्य से विवाद, ठीक है, या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद, ठीक है, ये सब क्या होगा? प्रारंभिक न्याय क्षेत्र होगा। किसका? उच्चतम न्यायालय का। साथ ही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी मामले उच्चतम न्यायालय में स्वीकारनीय या प्रारंभिक होंगे। नेक्स्ट है अपीली अधिकार। अपीली अधिकार में वो सब आएंगे जैसे कि आप उच्च न्यायालय की किसी रिपोर्ट से या निर्णय से आप क्या हो जा रहे हो? असंतुष्ट हो, तो आप कहाँ जाओगे? अपीली न्यायालय, उच्च न्यायालय में जाओगे, उच्चतम न्यायालय में जाओगे। तो वैसी है सिविल मामलों में अपील कर सकते हैं, दांडिक या फौजदारी मामलों में अपील कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका 135 विशेष मामलों में उच्चतम न्यायालय का अधिकार। मतलब ये मामले जैसे कि वो फौजदारी भी नहीं है, सिविल भी नहीं है, उसमें भी आप क्या कर सकते हो? कोर्ट में जा सकते हो। जैसे कि फ्रॉड हो गया, फ्रॉड का केस हो गया। ठीक, उसका नेक्स्ट है 136 अपील के लिए उच्चतम न्यायालय से विशेष इजाज़त। मतलब ये कि किसी न्यायालय में अधिकरण पारित करने का निर्णय, मतलब आप चाहोगे कि मैं आपको पहले उच्च न्यायालय क्या दिया है? रिपोर्ट या निर्णय दिया है, ठीक है, उस निर्णय के लिए आपको अपील करना है। तो अपील करने के लिए आप क्या कर सकते हो? उच्चतम न्यायालय में सिर्फ परमिशन लेटर ला सकते हो कि इसको मुझे फिर से ओपन करना है। केस रीओपन की बात होती है, उसको यहाँ पे लिया जा सकता है। ठीक है, उसका 137 बोलता है निर्णय या, ये बहुत आईएमपी ना, निर्णय या आदेशों का न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन, या निर्णय हो या आदेशों को उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत। मतलब कोई भी निर्णय है या आदेश है ना, उसको फिर से विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय कर सकता है। मतलब मान के चले कि जनता का भरोसा लोकतंत्र में बने रहे, है ना, इसलिए अपने ही निर्णय को उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के निर्णयों को उच्चतम न्यायालय
पुनर्विलोकन अर्थात फिर से जांच कर सकता है। ये क्या कहलाता है? अनुच्छेद 137। फिर नेक्स्ट है 138, उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि। मतलब संसद चाहेगा तो इसके अधिकार क्षेत्र को कभी भी और बढ़ा सकता है, ब्रॉड कर सकता है। ठीक है। फिर 39 में है रीट जारी करने की शक्ति। उच्चतम न्यायालय क्या करता है? अनुच्छेद 32 के तहत ना रीट जारी करता है। 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं, इसको सब जानते हैं। पहला अधिकार परीक्षा होता है, फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध और क्या है? उत्प्रेषण। ये सब क्या है? उच्चतम न्यायालय के रीट है। इसको हम मौलिक अधिकार वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है। और 139 का क्या बोलता है कि कुछ मामलों का अंतरण, मतलब ऐसे मुद्दे जो राष्ट्रीय मुद्दे या बोला जा सकता है कि आम जन को तुरंत लाभ या हानि पहुंचाने वाला हो, उसके मामले में या उसको उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय अपने तरफ क्या करेगा? मंगाएगा। ये क्या बोलता है? कुछ मामलों का अंतरण बोला जाता है। अनुच्छेद 140 है उच्चतम न्यायालय की अनुषंगिक शक्तियाँ। मतलब ये कि अनुषंगिक शक्ति का मतलब बोल सकते हैं कि संसद द्वारा संविधान के उपबंधों के अधीन, है ना, संविधान के उपबंध मतलब संविधान में जैसा लिखा है उसके अंदर में हम लोग क्या कर सकते हैं? शक्तियों को बढ़ा या घटा सकते हैं। ये अनुषंगिक शक्ति है। किसके पास है अनुषंगिक शक्ति? संसद के पास है। फिर नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालय में आबद्ध कर होना। मतलब ये कि उच्चतम न्यायालय जो निर्णय दे दिया उसे राज्य क्षेत्र के प्रत्येक उच्च न्यायालय, है ना, प्रत्येक उच्च न्यायालय या जो क्या बोलते हैं जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय, ये सब न्यायालय उसको मानेंगे ही। फिर है 142, इसमें लिखा है कि उच्चतम न्यायालय के आदेशों का परिवर्तन। मतलब उच्चतम न्यायालय अपने अधिकारिता का प्रयोग करके ऐसे आदेश पारित कर सकता है जिसमें पूर्ण न्याय किया जाना आवश्यक है। ठीक है। तो उसमें क्या करेगा? न्याय अगर पूर्ण नहीं हो पा रहा है तो उसको बदल सकता है, प्रवर्तन मतलब चेंज कर सकता है। उच्चतम न्यायालय भारत के संपूर्ण क्षेत्र में किसी व्यक्ति को हाजिर करने, दस्तावेज को प्रकट करने के लिए और अवमानना के लिए, अवमानना मतलब बात नहीं मानने के लिए दंड दे सकते हैं। ठीक है। आगे है 143, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। देखिए, राष्ट्रपति किसी भी मामले में या ऐसा कोई मामला जिसमें उसको लगता है कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले, तो उसमें वो परामर्श ले सकते हैं अनुच्छेद 143 के तहत। लेकिन उस परामर्श को मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है और ना ही उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को निर्णय देना या सलाह देना, निर्णय नहीं होगा, सलाह देना बाध्य नहीं है। ठीक है। आगे 144, सिविल और 2 बार हो गया, सिविल और न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किए जाना। ठीक है। मतलब ये कि जो जितने भी सिविल न्यायिक प्राधिकारी है, जैसे कि कलेक्टर हो गया, मजिस्ट्रेट जिसको हम लोग बोलते हैं ना, डीएम मतलब मजिस्ट्रेट, और राजस्व में एसडीएम भी होते हैं, ग्राम न्यायालय वगैरह होता है। देखो कभी कभी ट्रिब्यूनल या प्राधिकरण भी बैठते हैं ना, जैसे कि एकाध कोई व्यक्ति या अधिकारी, है ना, घूस लेते हुए पकड़ा गया, तो इसका विभागीय जांच जो होता है वो क्या होता है? न्यायालय का एक अंग मान के जाता है। ठीक, अंग माना जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद है न्यायालय के नियम आदि, मतलब बैठने की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, ये सब उसमें दिया गया है। फिर 146 बोलता है कि उच्चतम न्यायालय के अधिकारी एवं सेवकगण। फिर 147 बोलता है निर्वाचन। यहाँ तक आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय और मुख्य न्यायाधीश पूरे कंप्लीट होते हैं। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन से अनुच्छेद है? यहाँ पे 143 अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक सेकंड आपको बता देता हूँ मैं। ये अनुच्छेद 143 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद इसके अलावा ये 137 बहुत आईएमपी आपके लिए, 139, ठीक है। उसके बाद 131 और 129 इतने आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही अगर हम लोग और देखें तो 127 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, 127, ठीक। और 124 तो आपको पूरा याद होना चाहिए। अनुच्छेद 124 जो है, साथ ही आपको ये अनुच्छेद 124 पूरी तरीके से याद होने चाहिए। ठीक है। चलिए, यहाँ तक हमारा आज का ये विशेषांक यहीं समाप्त होता है। देखिए, हाल ही में जो मुख्य न्यायाधीश ये बदलने वाले हैं, तो इससे प्रश्न बनने की संभावना अधिक है। जब भी हमारे जो जीएस पार्ट से क्वेश्चन आते हैं, उनका कहीं ना कहीं संबंध हमारे करंट से होता है। चाहे स्टैटिक पार्ट में देखिए, चाहे जीके पार्ट में देखिए, करंट से लेकर ही टॉपिक उठाया जाता है
जो हमारे जीएस से पूछा जाता है। जैसे कि देखा जा सकता है कि राष्ट्रपति का चुनाव भी हुआ तो हाल ही में राष्ट्रपति से क्वेश्चन आएंगे। उच्चतम न्यायालय में अगर कोई परिवर्तन हुए तो उच्चतम न्यायालय से देखिएगा आप, इसको पुराने में देख सकते हैं, जैसे 3 तलाक का मुद्दा था उस समय हिंदू मैरिज एक्ट का क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो उससे संबंधित विषय को आपको हमेशा याद करना चाहिए। ठीक है, चलिए थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट होता है या आपको कोई सजेशन देना है तो हमें कमेंट कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कीजिएगा, करवाइएगा। थैंक यू।